फंक्शन की वीडियो सीरीज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड सीरीज मेथड से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो मैंने बताया था। और इसके अलावा मैंने जो पॉइंट्स होते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट्स, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, इनकी डेफिनेशंस भी बताई थी। दोस्तों आज अपन बात करेंगे फ्रोबिनियस मेथड की बात करेंगे। सिंस लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने ऑर्डिनरी पॉइंट के नियर अपन ने सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एनालिटिक नहीं होती है, वहां पे अपन को स्टैंडर्ड सीरीज मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। तो नियर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वी नीड द स्पेशल फंक्शंस। तो यहाँ पे फ्रोबिनियस मेथड यहाँ पे है विच इज यूज टू फाइंड द infinite series solution of ordinary differential equation of second order near regular singular point, near regular singular point. तो Frobenius method क्या करता है? Frobenius method is used to find the infinite series solution of second order ordinary differential equation near regular singular point, near regular singular नियर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए अपन फ्रोबिनियस मेथड का यूज कर सकते हैं टू फाइंड द इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहां पे इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए इस मेथड का यूज नहीं कर सकते, कैनॉट यूज फॉर इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और इसका रीजन ये है कि इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट अगर अपन यूज करेंगे तो वहां पे Q1 0 और Q2 0 नॉट डिफाइंड। इसका रीजन ये है कि अगर अपन इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए यूज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि Q1 0 और Q2 0 वहां पे डिफाइंड नहीं होते हैं। ये Q1 0 Q2 0 क्या है, लास्ट वीडियो में अगर जाकर देखेंगे तो वहां पर मैंने Q1x और Q2x निकाल के बताया था, जहां से अपन चेक करते थे कि किसी भी पॉइंट के लिए वो पॉइंट अपना रेगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है या इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या ऑर्डिनरी पॉइंट है, उसके लिए जो चेक करने का मेथड होता है वो Q1x और Q2x निकालते हैं, उस पॉइंट का वो तब उनको पता चलता है। तो इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट पे Q1 0 और Q2 0 डिफाइंड नहीं होते हैं, इसलिए फ्रोबिनियस मेथड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए यूज नहीं हो सकता है। इट विल बी यूज फॉर द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। दोस्तों एक बात तो ये होगी, उसके बाद मैं एग्जांपल भी लूंगा और वहां पे मैं फ्रोबिनियस मेथड भी लगाऊंगा। और दूसरी बात ये होगी कि फ्रोबिनियस मेथड इसलिए यूज किया जाता है कि जो कोफिशिएंट्स है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के वो एनालिटिक नहीं होते हैं, तो दूसरे जो स्टैंडर्ड सीरीज मेथड है वो इनएप्लीकेबल है। अदर मेथड, स्टैंडर्ड सीरीज मेथड आर इनएप्लीकेबल सिंस द कोफिशिएंट ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आर नॉट एनालिटिक। Therefore, we use the Frobenius method near the regular singular point. अब दोस्तों इसका स्टेप क्या है, इसका प्रोसेस क्या है फ्रोबिनियस मेथड यूज करने का? तो सबसे पहले इसका प्रोसेस ये रहता है कि अपन को एक सीरीज कंसीडर करनी पड़ती है और वो सीरीज अपनी होती है yx इक्वल टू x की पावर r सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x की पावर n। तो इस टाइप की अपन सीरीज दोस्तों यूज करते हैं और इसी सीरीज का dy by dx और d2y by dx2 निकाल के जब अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं तो वहां से दोस्तों बनती है इंडिशियल इक्वेशन। क्या बनती है दोस्तों? इंडिशियल इक्वेशन। और वो इक्वेशन दोस्तों होती है r1 प्लस Q1 0 r प्लस Q2 0 इक्वल टू 0, जहां पर Q1 0 और Q2 0 निकाला जाता है by seeing the coefficient of dy by dx and y। ठीक है ना, ये मैं भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। लास्ट वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो Q1x और Q2x कैसे निकालते हैं वो आप देख सकते हैं। Q1x निकलता है x इंटू P1x और Q2x निकलता है x स्क्वायर इंटू P2x। और वहां पे अगर Q1 और Q2 की वैल्यू अपन को चेक करनी पड़ती है कि वो डिफाइंड है या नहीं है। अगर वो डिफाइंड है तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, तभी अपन फ्रोबिनियस मेथड यूज कर पाएंगे। और इंडिशियल इक्वेशन दोस्तों अपनी ये होती है, ये अपनी क्या दोस्तों? इंडिशियल इक्वेशन है। ये इंडिशियल इक्वेशन कैसे बनती है? जब अपन ये सीरीज यहाँ पे जो कंसीडर की है yx इक्वल टू x की पावर r इंटू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an इंटू x की पावर n,
इस सीरीज का जब अपन dy by dx और dt by dx निकालते हैं सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव, और जब अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में पुट करते हैं तो और उसको रीअरेंज करते हैं, तो वहां से अपन को एक इंडिशियल इक्वेशन बनती है, और उस इंडिशियल इक्वेशन का जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वहां से अपन को r की वैल्यू को देखना पड़ता है। वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ द r। और यहाँ पे दो केसेस दोस्तों बनते हैं। अगर r की वैल्यू यहाँ पे दो आती है दोस्तों, एक r1 आएगी और एक दोस्तों क्या आएगी r2 आएगी। अब ये जो r की वैल्यू r1 r2 आ रही है, अगर ये डिस्टिंक्ट है और अगर ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन r में बनेगी, जो इंडिशियल इक्वेशन अपनी बनेगी, इसके रूट्स अगर डिस्टिंक्ट है और नॉट डिफर बाय एनी इंटीजर है, अगर रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफर बाय एनी इंटीजर, देन सच सीरीज सॉल्यूशन विल लीड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो अपने पास दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अपने पास आएंगे, दो इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन अपने पास आएंगे अगर अपने इस इंडिशियल इक्वेशन के रूट डिस्टिंक्ट है और नॉट डिफर बाय एनी इंटीजर है, तो अपने दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। और दूसरा केस दोस्तों यहां पे बनता है कि अगर रूट्स रिपीटेड है और डिफर बाय एनी इंटीजर है, तो दो सॉल्यूशन तो आएंगे, लेकिन जो सेकंड सॉल्यूशन होगा उसके लिए अपन को एडिशनल स्टेप रिक्वायर्ड होगा, जैसे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड। यानी सेकंड जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए अपन को अलग से मेथड लगाना पड़ेगा, जैसे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड कैन बी यूज फॉर द सेकंड सॉल्यूशन व्हेन द रूट्स आर रिपीटेड और distinct, or but case is that roots are differ by any integer। और पहले वाला केस है अगर रूट्स डिस्टिंक्ट है लेकिन डिफर बाय नॉट एनी इंटीजर है, तो अपने पास दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। तो इसमें ऐसा किया जाता है कि जो r की वैल्यू आती है r1 r2, उसमें से हमेशा ये कहा जाता है कि हायर वैल्यू को चूज किया जाए, तो अपन का जो सॉल्यूशन है हायर वैल्यू के अबाउट ये सॉल्यूशन अपन निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर अपना एक -1 है और एक -3 है, तो ये बोला जाता है कि चूज द हायर वैल्यू। तो हायर वैल्यू क्या है -1, तो -1 को चूज करके अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपना सीरीज सॉल्यूशन आएगा। और लोअर वैल्यू की अगर अप्रोच करेंगे तो अपने को एडिशनल मेथड जो है, एडिशनल स्टेप है सेकंड सॉल्यूशन के लिए अपन को प्रयास करना पड़ेगा। देयर विल बी रिक्वायर्ड द एडिशनल स्टेप फॉर द सेकंड सॉल्यूशन सच एज रिडक्शन ऑफ द ऑर्डर मेथड। तो दोस्तों ये इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो अपन सीरीज लगाते हैं, ये जो सीरीज लगाते हैं, तो वहां से yx अपने पास है, फिर dy by dx अपन को निकालना पड़ता है, dy by dx को अपन को निकालना पड़ता है, फिर अपन इसको अंदर पुट करता है, और वहां का अपना प्रयास रहता है कि अपन को कोफिशिएंट ऑफ an निकालना, कोफिशिएंट ऑफ an निकालना। और कोफिशिएंट ऑफ an निकालने का मतलब हुआ कि a1 a2 a3 a4 निकलेगा, तभी अपन के पास सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि सीरीज अपनी क्या रहेगी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो अपन को कोफिशिएंट सारे निकालने पड़ेंगे, और वो कोफिशिएंट कहां से निकलते हैं? रिकरेंस रिलेशन से कोफिशिएंट निकलते हैं। और रिकरेंस रिलेशन से कोफिशिएंट निकालने के लिए अपन इंडिविजुअली कोफिशिएंट्स को जीरो करते हैं। इंडिविजुअली जो कोफिशिएंट होता है, लोएस्ट डिग्री टर्म है, उसको जीरो करते हैं, ठीक है ना। तो आगे मैं बताऊंगा अपन सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन मैंने लिया है जहां पे कोफिशिएंट को भी जीरो करेंगे, जैसे x की पावर r का कोफिशिएंट को जीरो करेंगे, फिर x की पावर r प्लस 1 के कोफिशिएंट को जीरो करेंगे, तो फिर वहां से अपन को एक रिकरेंस रिलेशन मिलता है। तो वहां से अपन एस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन a1 a2 a2 a3 a0 a1। तो वहां से अपन को a0 a1 a2 a3 ये जो कोफिशिएंट है इनफाइनाइट सीरीज के अपन को मिल जाते हैं, तो वहां से अपने पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो दोस्तों ये इसका मेथड है। ये दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिशियल इक्वेशन। इंडिशियल इक्वेशन आप चाहो तो याद कर सकते हैं, r इंटू r माइनस 1 प्लस q1 वैल्यू ऑफ q1 एट 0, q1 0 इंटू r प्लस वैल्यू ऑफ q2 एट 0, q2 0 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो r की दो वैल्यू अपने पास आएगी, और r की वैल्यू दो डिस्टिंक्ट है। वापस बता देता हूं, r की वैल्यू दो अगर डिस्टिंक्ट है और नॉट डिफर बाय एनी इंटीजर है, देन this will lead the two independent solution। लेकिन r की वैल्यू अगर रिपीटेड है और मे बी डिस्टिंक्ट है लेकिन डिफर बाय एनी इंटीजर है, तो जो सेकंड सॉल्यूशन होगा उसके लिए अपन को एडिशनल स्टेप जैसे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड रिक्वायर हो सकता है, जहां पे लॉगरिथम केस भी अपने पास आ सकता है। वी हैव टू अप्रोच टुवर्ड द लॉगरिथम फंक्शन आल्सो।
तो आज एक मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया जिससे अपन ये समझ सके कि इस पे अगर मैं फ्रोबेनियस मेथड लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं उस क्वेश्चन के अंदर। जैसे क्वेश्चन देखिए 3x into b2y by dx2 plus 2dy by dx plus y equal to 0। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है दोस्तों, इंडिशियल इक्वेशन की ओर अप्रोच करेंगे। तो इंडिशियल इक्वेशन की अप्रोच करेंगे तो अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो दोस्तों क्या थी, d2y by dx2 plus b1x dy by dx plus b2x into y equal to 0। सबसे पहले अपन को दोस्तों इसका इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ d2 by dx2 शुड बी 1। तो देखिए p1x अपना क्या आएगा, p1x आएगा 3x को 2 से डिवाइड करें, 3x को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो 2 by 3x आ जाएगा। तो p1x क्या आएगा 2 by 3x और 3x यहां पे जाएगा तो 1/3x यहां आएगा। तो p2x अपने पास क्या आएगा 1 by 3x। तो ये अपन का p1x और p2x आ गया। और जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अपन को निकालना पड़ता है q1x और q2x। तो दोस्तों देखो q1x निकालता है तो q1x क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 अपना रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। x इक्वल टू 0 अपना क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ही ये एनालिटिक नहीं हो रहा है। तो q1x अपना क्या आएगा, देखिए x इंटू p1x और q2x क्या होगा x स्क्वायर इंटू p2x। जनरल फॉर्मूला दोस्तों जो होता है q1x और p2x का वो उसके अंदर x माइनस a इंटू p1x होता है और यहाँ पे a अपना 0 हो गया क्योंकि a अपना जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अपना क्या है यहाँ पे x इक्वल टू 0। तो a अपना क्या हो गया 0 हो गया तो x इंटू p1x हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में x माइनस a स्क्वायर p2x के अंदर इंटू p2x होता तो यहाँ पे a 0 हो गया था x स्क्वायर इंटू p2x हो गया। तो ये वैल्यूज अगर अपन यहाँ पुट करें तो देखो दोस्तों क्या आएगा q1x के अंदर जरा ध्यान से देखें, x इंटू p1 अपना कितना है 2 by 3x, x कैंसिल हो गया तो q1x कितना आ गया 2 by। सिमिलरली q2x में देखिए क्या करेंगे q2x में क्या आएगा x स्क्वायर इंटू p2 कितना है 1 by 3x। तो ये अपना क्या आएगा, एक x से एक x कैंसिल हो गया तो x by 3। तो अपने पास q1x कितना आ गया दोस्तों 2 by 3 और q2x अपना क्या आएगा x by 3। तो q1x और q2x अपना आ गया। अब अपन को दोस्तों क्या चाहिए, q1 0 और q2 0 अपन को यहां से चाहिए। तो x इक्वल टू 0 यहां पर डालेंगे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो q1 0 अपना क्या हो गया 2 by 3, q1 0 अपना क्या हो गया 2 by 3 और q2 0 कितना हो गया, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो 0 हो गया। q2 0 अपना क्या हो गया 0। तो q1 0 और q2 0 यहाँ पे दोनों ही डिफाइंड है, दोनों ही डिफाइंड है और x इक्वल टू 0 यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है क्योंकि जो कोफिशिएंट जो है वो x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। p1x और p2x दोनों x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और q1 0 और q2 0 की वैल्यू अपने पास क्या है, वो है 2 by 3, नहीं सॉरी q1 0 अपना कितना है 2 by 3 और q2 0 अपना क्या है 0 है। अब ये वैल्यू दोस्तों यहाँ पर अपन रखेंगे। तो दोस्तों ये वैल्यू रखेंगे तो r की वैल्यू अपने पास दोस्तों यहाँ पे आएगी। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए क्या इक्वेशन थी अपनी, इंडिशियल इक्वेशन क्या थी दोस्तों, ध्यान से देखो इंडिशियल इक्वेशन क्या थी, r माइनस 1 प्लस q1 0 इंटू r प्लस q2 0 इंटू 0। r माइनस 1, q1 0 कितना है 2 by 3 इंटू r और q2 0 कितना है 0 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, एलसीएम लेके करेंगे तो क्या आएगा 3r इंटू r माइनस 1 प्लस 2r इक्वल टू 0 और वी कैन से 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2r इक्वल टू 0। या अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2r क्या हो जाएगा माइनस r इक्वल टू 0, r कॉमन ले लिया तो 3r माइनस 1 इक्वल टू 0
तो यहां से दो केस आएंगे, या r इक्वल टू 0 होगा या r इक्वल टू 1/। तो r की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू यहां पे आ रही है, r की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू अपने पास यहां पे आ रही है, और इट इज नॉट डिफर बाय एनी इंटीजर, इट इज नॉट डिफर बाय एनी इंटीजर। तो यहां पे क्या आएंगे, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अपने पास, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अपने पास आएंगे, दो सीरीज अपने पास आएंगी, एक सीरीज होगी y1x, दूसरी क्या होगी y2x। अपन कोई दो सीरीज अब अपन दोस्तों निकालेंगे। तो अपन करते हैं दोस्तों, r की वैल्यू अपने पास आ गई और अपन को ये पता चल गया कि रूट है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, नॉट डिफर बाय एनी इंटीजर। तो अपना क्वेश्चन क्या था, 3x d2y by dx2 plus 2dy by dx plus y equal to 0। और अपनी सीरीज अपन ने क्या कंसीडर की, जरा ध्यान से देखिए, yx equal to x की पावर r सिग्मा n equal to 0 to infinite an x की पावर n, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है yx equal to सिग्मा n equal to 0 to infinite an into x की पावर n plus r, x की पावर n plus r। अब दोस्तों r की वैल्यू अपन को पता है, लेकिन इससे पहले सारी वैल्यूज अपन को यहाँ पर रखनी पड़ेगी, यानी d2y by dx2 यहाँ पर रखना पड़ेगा, y अपन को रखना पड़ेगा और dy by dx यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो dy by dx यहाँ पे क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, x की पावर n प्लस r का करेंगे तो n प्लस r आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, an x की पावर n प्लस r माइनस 1। सिमिलरली d2y by dx2 क्या है, देखिए जरा ध्यान से क्या होगा, n प्लस r कॉन्स्टेंट है, ये आगे आ जाएगा n प्लस r माइनस 1 सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an, एक और कम होगी, x की पावर n प्लस r माइनस 2। तो दोस्तों अपने पास y अपने पास है, dy by dx अपने पास है और d2y by dx2 अपने पास है। अब ये सारी वैल्यूज दोस्तों अपन यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपन ये पुट करते हैं, देखो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, 3x इंटू d2y by dx2 की वैल्यू है n प्लस r इंटू n प्लस r माइनस 1 सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x की पावर n प्लस r माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स dy by dx n प्लस r सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x की पावर n प्लस r माइनस 1 प्लस y सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x की पावर n प्लस r इक्वल टू। दोस्तों मैं ये मिटा देता हूं यहां से, अब सही। अब दोस्तों देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे x की पावर 1 है, इसके साथ चला जाएगा तो n प्लस r माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी n प्लस r माइनस 1 है, और यहाँ पे भी an है और यहाँ पे भी an है, तो ये कॉमन आ जाएगा, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x की पावर n प्लस r माइनस 1 अपना कॉमन आ जाएगा। तो इसको दोस्तों अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x की पावर n प्लस r माइनस 1 कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर, क्योंकि x की पावर 1 है, इसको यहाँ भेजेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, n प्लस r माइनस 2 प्लस 1, तो n प्लस r माइनस 1, तो n प्लस r माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, 3n प्लस r इंटू n प्लस r माइनस 1, ओके। और यहाँ से दोस्तों क्या मिलेगा, प्लस 2n प्लस r प्लस 2n प्लस r, ओके, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, 3n प्लस r n प्लस r माइनस 1 यहाँ से 2n प्लस r प्लस y बाय सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x की पावर n प्लस r इक्वल टू 0। दोस्तों अब अपन क्या करें, अब रिकरेंस रिलेशन का कंसेप्ट यहाँ पे आता है, यानी इंडिविजुअली कोएफिशिएंट अपन को 0 करना पड़ेगा। तो
ये जो पूरी सीरीज तभी जीरो हो सकती है जब ये कोफिशिएंट जीरो हो और ये भी कोफिशिएंट अपना जीरो हो, तभी ये पूरा, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज पूरा जीरो तभी होगा जब इंडिविजुअल इस सीरीज का कोफिशिएंट भी जीरो हो और इंडिविजुअल इस सीरीज का कोफिशिएंट भी जीरो हो, तभी ये पूरा अपना जो एक्सप्रेशन है, समेशन है, अपना जीरो होगा। तो पहले फोकस करते हैं अपने x की पावर n प्लस आर पे, है ना, या फिर x की पावर r का कोफिशिएंट अपन निकालते हैं। तो x की पावर r का कोफिशिएंट कैसे निकल सकता है, n इक्वल टू 1 यहां अगर मैं पुट कर दूं, n इक्वल टू 1 यहां पुट करूंगा तो 1 into 1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा, और n इक्वल टू 0 यहां पुट करूंगा तो x की पावर r, यानी x की पावर r का जो कोफिशिएंट है उसको 0 करेंगे। तो यहां पे क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 1, और यहां पे क्या पुट करेंगे, n की जगह n इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें, ये हो जाएगा a1, जरा ध्यान से देखना, a1 और कोफिशिएंट देखिए जरा ध्यान से, 1 पुट करने पे 1 से 1 यहां पे कैंसिल, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a1 ब्रैकेट n इक्वल टू, यहां पे क्या पुट किया 1, तो क्या हो जाएगा 3 1 प्लस r, और 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, 1 और 1 अपना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा r प्लस 2, यहाँ 1 पुट करने पे क्या होगा, ध्यान से देखो, 1 प्लस r प्लस, यहाँ 1 पुट करने, यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा a0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। x की पावर r के कोएफिशिएंट को 0 करना है तो n इक्वल टू 1 यहाँ पुट किया जाएगा इस सीरीज के अंदर, और यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा, तभी x की पावर r होगा। तो ये an की जगह एक 0 हो गया या a1 हो गया, ये x की पावर r का कोएफिशिएंट बन गया, और यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करने पे 3 1 प्लस r, और 1 और 1 कैंसिल हो गया r, और यहाँ 1 पुट करने पे 2 1 प्लस r। तो यहाँ पे देखिए a1 और a0 में क्या रिलेशन आता है, जरा ध्यान से देखना, ये आएगा देखिए a1, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 1 प्लस r कॉमन ले लें, तो 1 प्लस r कॉमन लेने में क्या हो जाएगा 3r प्लस 2, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस a0। तो a1 और a0 में क्या रिलेशन आएगा, जरा ध्यान से देखना, a1 अपने पास आएगा माइनस a0 डिवाइडेड बाय 3r प्लस 2 into 1 प्लस r। तो ये a1 और a0 में अपने पास रिलेशन आ गया जब अपन ने रिकरेंस रिलेशन एस्टेब्लिश किया, और उसके लिए अपन ने n इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट किया और n इक्वल टू 0 यहाँ पे अपन ने पुट किया। एक रिलेशन अपने पास आ गया। अब एक रिलेशन अपन और निकालेंगे, क्योंकि a1 और a0 के बीच में रिलेशन अपने पास है, लेकिन अपने पास जनरल रिलेशन अपने पास नहीं है जिससे अपन फर्दर a2 a1 a3 a2 a4 a3 इनके बीच में एस्टेब्लिश कुछ कर सके। तो वो एस्टेब्लिशमेंट अपने पास आ गया, तो फिर डायरेक्टली अपने पास दो सॉल्यूशन चाहिए, एक r इक्वल टू 0 पे और एक r इक्वल टू 1/3 पे। वो वैल्यूज पुट करके अपन फटाफट a1 a2 a3 a0 निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये मैं ऊपर लिख लेता हूं कि ये रिलेशन अपने पास आया था a1 इक्वल टू माइनस a0 डिवाइडेड बाय 3r प्लस 2 इंटू 1 प्लस, और ये यहां से मिला है, ठीक है दोस्तों, ये यहां से मिटा लेते, जगह यहां पे मिल जाएगी अपन को। अब दोस्तों अपन को नेक्स्ट अपना जो टारगेट है वो कोफिशिएंट की बात करनी है, x की पावर r की बात की, अब कोफिशिएंट की बात करेंगे। x की पावर n प्लस r का कोफिशिएंट अपन 0 पुट करेंगे। कौन सा कोफिशिएंट पुट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, तो उसके लिए क्या देखो क्या रिप्लेसमेंट अपन लगा सकते हैं, उसके लिए रिप्लेसमेंट क्या लगेगा, अब एक रिप्लेसमेंट लगाएंगे, n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 से, n को किससे रिप्लेस करेंगे, n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, और वो इसलिए करेंगे कि अपन जो कोफिशिएंट 0 करना चाह रहे हैं वो 0 करना चाह रहे हैं x की पावर n प्लस r का, तो वो 0 करने के लिए n की जगह अगर यहाँ पे मैं देखिए n प्लस r प्लस 1 है, तो n की जगह अगर n प्लस 1 में यहाँ रखता हूं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर n प्लस r। तो n की जगह क्या रिप्लेसमेंट होगा, n की जगह रिप्लेसमेंट होगा n प्लस 1 इस वाले समेशन के अंदर, तो n की जगह n प्लस 1 करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 यहाँ पे, और ये अपना कोफिशिएंट x की पावर n प्लस r हो गया, ब्रैकेट 3 n की जगह n प्लस 1, तो n प्लस 1 प्लस r, और यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, n प्लस 1 अगर यहाँ पुट करते हैं n की जगह तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, n प्लस r बचेगा,
इंटू एन प्लस आर प्लस 2, एन की जगह एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज प्लस, इस वाले में अपन को कुछ नहीं करना है क्योंकि एक्स की पावर एन प्लस आर ऑलरेडी है, तो ये होगा अपना ए एन इक्वल टू 0। और देखो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो ये है n प्लस 1 प्लस आर और ये भी अपना क्या n प्लस 1 प्लस आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए a n प्लस 1, जरा ध्यान से देखना n प्लस a n प्लस 1 प्लस r को लीजिए कॉमन, तो यहाँ से क्या आएगा 3n प्लस r प्लस 2 इक्वल टू माइनस a n। तो अपने पास देखिए क्या आएगा a n प्लस 1 अपने पास क्या आएगा माइनस a n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस r ब्रैकेट 3 टाइम्स n प्लस r प्लस 2। तो दोस्तों अपने पास एक बहुत अच्छा रिलेशन अपने पास आ गया है, रिकरेंस रिलेशन, जब अपन ने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस r को अपन ने 0 किया, उसके लिए रिप्लेसमेंट क्या लगाया, यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 पुट किया, तो ये x की पावर n प्लस r हो गया, तो यहाँ पे भी n की जगह n प्लस 1 आएगा, यहाँ पे भी n की जगह n प्लस 1, यहाँ पे भी n की जगह n प्लस 1 और यहाँ पे भी n की जगह n प्लस 1, और यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस r। अब दोस्तों देखो, अब अपन इसको यहाँ पे लिखते हैं, फिर n की जो वैल्यूज है वो अपन पुट करेंगे और r की वैल्यूज पुट करेंगे, तो अपन के पास रिलेशन a0 a1 a1 a2 a2 a3 मिलेगा। तो जरा यहां से देखो क्या होगा, देखो अपने पास आया an प्लस 1 अपने पास क्या आया माइनस an डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस r 3 टाइम्स n प्लस r प्लस 2। अब देखो दोस्तों अपन चेक करके देखें, अगर मैं यहाँ पे ये जो रिलेशन आया था जब अपन ने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r को 0 कराया था इससे पहले, तो अगर मैं n इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करूं, n इक्वल टू 0, तो देखो क्या होगा, n इक्वल टू 0 पुट करने पे a1 होगा, तो ये a1, और n इक्वल टू 0 पुट करने पे ये a0 होगा, और n इक्वल टू 0 पुट करने पे 0 ये होगा 1 प्लस r, और यहाँ n इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या होगा 3r प्लस। तो देखो सेम टू सेम आया क्या, इसका मतलब अपन सही चल रहा है, अपना प्रोसेस सही। तो n इक्वल टू 0 पुट करने पे a1 और a0 में रिलेशन अपने पास। अब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो a2 क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, a2 आएगा n इक्वल टू 1 माइनस a1 डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 1 पुट करने 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा r प्लस 2, और यहाँ 1 पुट करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए जरा ध्यान से, n इक्वल टू 1 पुट करने पे 3 टाइम्स 1 प्लस r प्लस 2। अब सिमिलरली अपन देखिए, अच्छा a1 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो a1 अपने पास ऑलरेडी a0 की टर्म में है, उसके बाद n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो n इक्वल टू 2 पुट करने पे 2 प्लस 1 क्या होगा a3, और यहाँ पे n क्या आएगा a2 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे देखो 2 पुट करने पे 2 प्लस 1 3, तो ये क्या होगा r प्लस 3, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे क्या होगा 3 टाइम्स 2 प्लस r प्लस 2। तो दोस्तों देखिए a1 a2 a3 ये रिलेशन अपने पास आ गया। अब देखो r इक्वल टू 0 की बात करते हैं, r इक्वल टू 0 की बात करते हैं, क्योंकि अपन को सॉल्यूशन में दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे, r इक्वल टू 0 पे और r इक्वल टू 1/3 पे, तो r इक्वल टू 0 पे फाइंड करते हैं। तो r इक्वल टू 0 पे फाइंड करने पे देखो क्या होगा, अगर r इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करता हूं तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये 1 प्लस यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा अपना r इक्वल टू 0 पुट करने पे देखो जरा क्या ध्यान से क्या होगा, r इक्वल टू 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, और यहाँ r इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो a1 अपने पास क्या आएगा, r इक्वल टू 0 के लिए a1 होगा माइनस a0/2, a1 क्या होगा माइनस a0/2। अब r इक्वल टू 0 यहाँ पे भी अगर पुट करें अपन, तो देखो a2 क्या होगा, a2 क्या होगा माइनस a1 डिवाइडेड बाय
आर इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या होगा, देखो 2 है ना, 0 पुट करने पे 0 प्लस 2, और यहाँ पे 0 पुट करने पे क्या होगा, देखो 1 प्लस 0 0, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, तो 2 इंटू 5 यानी माइनस A1 बाय 10। तो सिमिलरली A3 पे देखें जरा ध्यान से क्या होगा, A3 पे देखें तो क्या होगा, A3 होगा माइनस A2 डिवाइडेड बाय R इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 और यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 है, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो 3 इंटू 8 माइनस 82 बाय 24। तो R इक्वल टू 0 के लिए अपने पास रिलेशन आ गया है, A1 है माइनस A0 बाय 2 और A2 क्या है माइनस A0 बाय 10, यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर ये वैल्यू वापस पुट करूं क्योंकि A1 क्या है माइनस A0 बाय 10 है ना, तो ये अगर यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा A0 बाय 20 हो जाएगा, 10 टू जा 20, और यहाँ पे A3 का A2 के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे A2 अगर पुट करें अपन A0 बाय 20, A2 पुट करेंगे अपन A0 बाय 20, तो ये क्या हो जाएगा माइनस A0 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 24, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस A0 बाय 480, क्या हो जाएगा माइनस A0 बाय 480। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R इक्वल टू 0 के लिए मैंने जो सीरीज अपनी बनेगी उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो अपने पास आ गए हैं। अपने पास कौन कौन से कोफिशिएंट आ गए हैं, अपने पास A1 आ गया A0 की टर्म में, A2 आ गया A0 की टर्म में, और A3 भी अपना आ गया है A0 की टर्म में। और ये अपन को नोट इसको कर लेते हैं कि अपना क्या क्या आया था, क्योंकि बाद में सीरीज अपन को यहाँ पे सेटअप करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूं। देखो R इक्वल टू 0 के लिए A1 अपने पास आया माइनस A0 बाय 2 है ना, और A2 अपने पास आया प्लस का A2 आया प्लस का A0 बाय 20 है ना, और A3 अपने पास आया माइनस का A0 बाय 480, ठीक है। अब अगला अपना जो स्टेप रहेगा, क्योंकि सेकंड सॉल्यूशन है वो R इक्वल टू 1/3 पे अपन देखेंगे R इक्वल टू 1/3 पे क्या रिलेशन निकलता है, तो देखिए जरा ध्यान से क्या होगा। R इक्वल टू 1/3 के लिए वापस अपन n इक्वल टू 0 अगर पुट करें, यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो दोस्तों क्या होगा, n इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से। अच्छा, n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू के रिलेशन ऑलरेडी अपने निकले हुए हैं, तो डायरेक्ट अपन R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो A1 क्या होगा जरा ध्यान से देखो, माइनस A0 डिवाइडेड बाय R की जगह क्या आएगा 1/3, R की जगह क्या आएगा 1/3 अपने पास आएगा, तो 1/3 पुट करने पे क्या होगा 1 प्लस 1/3 इंटू 3 इंटू 1/3 प्लस, तो क्या होगा माइनस A0 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो A1 आ गया माइनस A0 बाय 4, A1 क्या आ गया माइनस A0 बाय 4। R इक्वल टू 1/3 पे अपन अब रिलेशन निकाल रहे हैं, A1 का A0 के साथ, A2 का A0 के साथ और A3 का A0 के साथ। R इक्वल टू 0 पे अपने पास रिलेशन आ गया, क्योंकि सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए अपन को वापस रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो A1 अपना क्या आ गया माइनस A0 बाय 4, तो ये आप नोट कर ले, A1 अपने पास आया माइनस A0 बाय, A1 क्या आया माइनस A0 बाय 4। R इक्वल टू 1/3 पे A1 आया माइनस A0 बाय 4। अब दोस्तों अपन को A2 के बारे में देखना है, तो A2 क्या है अपना माइनस का A1 डिवाइडेड बाय R की जगह को क्या पुट करेंगे 1/3, तो 1/3 प्लस 2 3 इंटू 1 प्लस 1/3 प्लस 2, तो A2 अपना क्या आएगा माइनस A1, जरा ध्यान से देखो क्या होगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7/3 और ये हो जाएगा 4/3 है ना, इसको अगर एलसीएम लेके करेंगे तो 3 इंटू 4/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस A1 डिवाइडेड बाय 7/3 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, और ये 3 2 जा 6, तो ये हो गया माइनस A1 बाय 10, माइनस A1 बाय 10, नहीं सॉरी
7 2 जा 14 माइनस A1 बाय 14। तो A2 अपने पास क्या है माइनस A1 बाय 14, लेकिन A1 अपना क्या है माइनस A0 बाय 4 है ना। तो ये वैल्यू वापस से पुट करेंगे तो A2 अपने पास आएगा A0 बाय 56। A2 अपने पास क्या आएगा A0 बाय 56, इसको भी नोट कर लें। A2 अपने पास आया है प्लस का A0 बाय 56। अब दोस्तों अपन को टारगेट करना है A3 के ऊपर, है ना। तो A3 के ऊपर टारगेट करेंगे। A3 अपना ये रहा और R की वैल्यू 1/3 यहाँ पे पुट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखें दोस्तों क्या होगा। A3 क्या होगा माइनस का A2, जरा ध्यान से देखो माइनस का A2 R की जगह 1/3, तो 1/3 प्लस 3 इंटू 3 1/3 प्लस 2 प्लस 2। देखो क्या होगा माइनस का A2 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 9 प्लस 1 10, तो 10/3 यहाँ पे इंटू 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7, तो 3 इंटू 7/3 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो ये 10/3 इंटू 9 होगा, क्या होगा माइनस A2 डिवाइडेड बाय 10/3 इंटू 9, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30, तो माइनस A2 बाय 30, माइनस A2 बाय 30। लेकिन A2 क्या है अपना A0 बाय 56, तो 56 इंटू 30 करेंगे तो A3 का A0 के बीच में क्या रिलेशन आएगा 56 इंटू 30 करेंगे तो आएगा 1680, तो A3 क्या आएगा माइनस का A0 डिवाइडेड बाय 1680। तो दोस्तों R इक्वल टू 1/3 पे भी मैंने A1 का A0 के साथ, A2 का A0 के साथ और A3 का A0 के साथ जो रिकरेंस रिलेशन है वो अपने पास आ गया, और R इक्वल टू 0 का ऑलरेडी मैंने ही निकाल रखा। A1 आया माइनस A0/2, A2 आया A0/20 और A3 क्या आएगा माइनस A0/480। अब अपना याद करें अपनी शुरुआत में क्या अपन ने कंसीडर किया था, जो सीरीज सॉल्यूशन था फ्रोबेनियस मेथड के अंदर अपन ने क्या कंसीडर किया था, वो दोस्तों अपना क्या था y इक्वल टू x की पावर r सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफिनिट an x की पावर n। ठीक है, तो पहली सीरीज जो होगी y1x, या फिर बोले कि अपनी टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल सॉल्यूशन अपना होगा ay1 प्लस by2, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा y इक्वल टू होगा ay1 प्लस by2, जहां पे y1 अपनी पहली सीरीज और y2 अपनी सेकंड सीरीज है। तो ये क्या होगा जरा ध्यान से देखो, r इक्वल टू 0 पे क्या होगा, देखो r इक्वल टू 0 पे x की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर एक्सपेंड करें an x की पावर n को, तो ये क्या एक्सपेंशन होगा n इक्वल टू 0 पे क्या होगा a0 x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x2 एंड सो ऑन। तो ये अपने पास क्या सॉल्यूशन बनेगा, जरा ध्यान से देखें क्या सॉल्यूशन बनेगा, ये होगा a0 प्लस a1 अपना क्या है माइनस a0/2, a1 अपना पास क्या है माइनस a0/2, तो ये होगा a0 माइनस a0/2 इंटू x प्लस a2 क्या है माइनस a0/20, नहीं सॉरी प्लस का a0/20, तो प्लस a0/20 x स्क्वायर प्लस a3 अपना क्या है माइनस का a0/480 x क्यूब एंड सो ऑन चलती रहेगी। तो यहाँ से a0 अपना कॉमन आ जाए। तो पहला जो सॉल्यूशन है वो क्या है, a0 अगर कॉमन ले लें, यहाँ पे जो x की पावर r था वो r इक्वल टू 0 हो गया, तो 1 माइनस x/2 प्लस x²/20 माइनस x³ 480 एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती है, ठीक है ना। और सेकंड सॉल्यूशन अपने पास क्या आएगा r इक्वल टू 1/3 पे, तो r इक्वल टू 1/3 यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा x की पावर 1/3 बार रहेगा। और सेम टू सेम यहाँ पर अगर अपन चलाते हैं और कॉमन लेते हैं तो इस बार अपन को कोएफिशिएंट अलग चूज करना पड़ेगा। a0 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोस्तों b0, क्या ले लेता हूँ b0, और सेम टू सेम रहेगा और कोएफिशिएंट क्या रहेंगे जो अपन ने पहले निकाले थे, किसके लिए r इक्वल टू 1/3 पे। तो यहाँ पे x/2 की जगह क्या आएगा 1 माइनस x/4, और सेकंड वाला क्या आएगा x²/56, और थर्ड अपना क्या होगा माइनस का x³
1680 एंड सो ऑन। तो देखो ये अपना आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन और ये अपना आ गया सेकंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोफिशिएंट यहाँ पे सेकंड के लिए मैंने b0 लिया क्योंकि फर्स्ट के लिए a0 ले लिया, तो सेकंड के लिए अपन को b0 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे x की पावर r इक्वल टू 0 पे 1 हो गया और यहाँ पे r इक्वल टू 1/3। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस सेकंड सॉल्यूशन। और ये सारे कोफिशिएंट है ना। पहले a0 था और a1 है, वो a0 की टर्म में क्या है 1/2 है, तो a0 यहाँ से पूरा कॉमन आ गया ना, 1/2 1/20 1/480 और r इक्वल टू 1/3 के लिए 1/4 1/56 एंड 1/1680। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जो अपने रिलेशन यहाँ पे निकाला। तो दोस्तों ये अपने देखा कि फ्रोबेनियस मेथड से कंप्लीट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सीरीज का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपन को इंडिशियल इक्वेशन को पहले चेक करना पड़ता है। r की वैल्यू को they are distinct and do not differ by any integer, then will lead to the complete solution of two independent infinite series. But roots are repeated and differ by integer, or roots are distinct and differ by integer, then we required a additional step or additional method or additional steps की requirement हो सकती है। ठीक है, जैसे लॉगरिथम मेथड भी आपको वहां से उपयोग करना पड़ सकता है या रिडक्शन ऑर्डर मेथड भी यूज करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के फ्रोबेनियस मेथड है नियर द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन निकलता है। इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए यूज नहीं होगा क्योंकि Q1 0 और Q2 0 डिफाइंड नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच।